बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ईएनटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट ईएनटी को फिनिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेरेस्बाइक्यूसिस वाले टॉपिक से। पेरेस्बाइक्यूसिस होता है क्या? इट इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ सेंसरी इन योर हियरिंग लॉस। तो जो सेंसरी और हियरिंग लॉस होता है ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस, तो उसको पेरेस्बाइक्यूसिस कहते हैं। ओके, 65 से ऊपर देखने को मिलता है। इसकी टोटल आपने देखना है कि इसकी कितनी टाइप होती है। ओके, 65 से ऊपर देखने को मिलता है। अब इसमें होता ये है कि डिफिकल्ट इन हियरिंग इन द बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में सुनाई नहीं देता होता, और इसके अलावा रिक्रूटमेंट फिनोमेना भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो टियोलॉजी होती है, इसके जो 4 टाइप्स होते हैं, तो आपने इसको देखना है। सेंसरी न्यूरल आ जाएगा, स्ट्रायल मेटाबॉलिक आ जाएगा और कॉक्लियर आ जाएगा। तो सेंसरी होती है, सेंसरी में ऑर्गन और कोटाई की डिजनरेशन होती है, बेसल कॉइल से लेकर एपेक्स की तरफ जारी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी कन्वॉल्व करेगा, लेकिन जो साउंड की डिस्क्रिमिनेशन होती है वो गुड होती है। न्यूरल की तरफ आ जाते हैं। न्यूरल के अंदर क्या होगा? न्यूरल के अंदर डिजनरेशन होती है, स्पाइरल गैंग्लिया की स्टार्ट होती है, बेसल कॉइल से और एपेक्स की तरफ जाती होती है। हाई फ्रीक्वेंसी कन्वॉल्व करेगा, इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होगा, लेकिन साउंड डिस्क्रिमिनेशन रिलेटिवली इंटैक्ट होती है। सॉरी, बहुत पुअर हो जाती है इसमें। स्ट्रायल और मेटाबॉलिक के अंदर क्या होगा? एट्रोफी ऑफ स्ट्राइवस्कुलरिस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ आल्ट्रॉन्स ऑफ कॉक्लिया। ठीक हो गया, और ये किसकी वजह से होता है? लूप डाययूरेटिक की वजह से होता है। और उसमें जो ऑडियोग्राम फ्लैट होता है, लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन गुड होती है। जबकि उसके अंदर जो चौथी स्टेज है ना, उसके अंदर ऑडियोग्राम स्लोपिंग टाइप का हो जाएगा, उसको बोलते हैं कॉक्लियर कंडक्टिव होती है। ठीक है, इसमें स्टिफनिंग हो जाती है बेसल मेम्ब्रेन की, तो पीटीए क्या हो जाएगा? स्लोपिंग टाइप हो जाएगा। अब इसमें जो आपने ठीक से करना, ठीक करने के लिए आपने हियरिंग एड देनी है। नंबर 2 स्पीच रीडिंग करवानी है थ्रू द विजुअल कोर्स। लास्ट में कंटेनमेंट ऑफ स्मोकिंग के अंदर स्टिमुलेंट है, ये आपके आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर भी होते हैं सडन सेंसरी और हियरिंग लॉस के, लाइक आपका इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, सडन सिवियर लॉस है, हाई फ्रीक्वेंसी का लॉस है, अगर 2 हफ्ते में रिकवरी नहीं हो रही, या फिर लेट ट्रीटमेंट है, ओल्ड एज है, या फिर वर्टाइगो की हिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिमेटोमावरिस है। हिमेटोमावरिस आपको किस में देखने को मिलेगा? बॉक्सर में, रेसलर में या रग्बी प्लेयर में देखने को मिलेगा। टियोलॉजी क्या होती है? ब्लड ट्रॉमा होता है। ब्लड ट्रॉमा की वजह से ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम और कार्टिलेज के में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ब्लड है उसकी क्या होगी? क्लॉटिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी डिफॉर्मिटी को क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर ये कहते हैं। ठीक है, कॉलीफ्लावर या पुगिलिस्टिक या बॉक्सर ये कहते हैं। और उसकी इन्फेक्शन होगी तो पेरिकॉन्ड्राइटिस हो जाएगा। ओके, अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है? आपने एस्पायरेशन करना है। नंबर 1 हीमेटोमा को एस्पायर करना है अंडर द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिपरेशन, और नंबर 2 प्रेशर ड्रेसिंग करनी होती है। ठीक है, ओके, तो आपने क्या करना? तमाम खून कैविटीज़ को आपने पैक कर देना, ताकि आपने रीअक्युमुलेशन को प्रिवेंट करना है और एस्पायरेशन को रिपीट करना है। लेकिन आप एस्पायरेशन फेल हो जाए तो आपने इंसिडेंट ड्रेनेज करनी है, और प्रेशर अप्लाई करना है। कैसे प्रेशर अप्लाई करोगे? डेंटल रोल्स अप्लाई करोगे, जो कि आपने टाई किया थ्रू एंड थ्रू सूचर से। ठीक हो गया, तो एस्पायरेशन होगा, इंसिडेंट ड्रेनेज होगा। दोनों के केस में आपने क्या करना है? दोनों के केस में आपने पैकिंग करनी होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेनक्लोसिस लोकलाइज्ड एक्यूट रेटिनाइटिस स्टार्ट आता है। इसमें क्या होता है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल का। ओके, हमेशा से कार्टिलेजिनस पार्ट में होगा। अब इसके जो क्लिनिकल पिक्चर में क्या होता है? जो पेशेंट को सीवियर पेन होता है, टेंडरनेस आपको फील होती है, व्हिच आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द ओके फ्रंकल होते हैं। मूवमेंट ऑफ पिन्ना काफी ज्यादा पेनफुल होती है। जॉ मूवमेंट से भी आपको पेन आपको देखने को मिलेगा। वो फ्रंकल जो पोस्टीरियर मिएटल वाल का होता है, उसकी वजह से एडीमा आपको देखने को मिलेगा पास्टोइड के ऊपर, विद ऑब्लिटरेशन ऑफ रेट्रोऑडिकुलर ग्रुप है। बाकी लिम्फेडिनोपैथी भी देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट को आपने 2 में डिवाइड कर देना है। ओके, अर्ली और लेट आ जाएगा। अर्ली और रिकरेंट है। अर्ली के अंदर विदाउट एब्सेस है, तो विदाउट एब्सेस के अंदर साल आ जाएगा। साल एस से क्या हो जाएगा? सिस्टमिक एंटीबायोटिक, एस एनाल्जेसिक, और एल से लोकल हीट आ जाएगा। और लोकल हीट आपने कैसे अप्लाई करनी है? एयर पैक से अप्लाई करनी है। 10% एक थर्मल ग्लिसरीन अप्लाई करनी है। ये क्या होता है? जो हमारा ग्लिसरीन है, उसके पास हाइग्रोस्कोपिक एक्शन है, एडिमा को रिड्यूस कर देगा। जो हमारा एक्टामोल होता है, एंटीसेप्टिक होता है। अगर एब्सेस बन गया तो आपने इंसिडेंट ड्रेनेज करना होता है। रिकरेंट फ्रेनक्लोसिस के अंदर आपने डायबिटीज के स्क्ल्यूड करना, निबेशन की नीडल वेस्टिबुलर पे फोकस करना, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेफिलोकोकस नजर आ सकते होते हैं। ठीक है, और स्किन के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ऑटोमाइकोसिस वाला है। ऑटोमाइकोसिस आपको हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलेगा। इसके क्लिनिकल फीचर में क्या होता है? इंटरस्टिचिंग होती है, पेन इन एयर होता है, वाटर डिस्चार्ज होती है, मस्टी ऑर्डर होगा, एयर ब्लॉकेट होती है। ठीक है, और जो आपको वेट पीस वो फिल्टर पेपर देखने को मिलेगा। ठीक होगी, जब आप उसको फिल्टर पेपर रखोगे। अब इसकी जो ऑटोस्कोपी देखोगे तो एस्परजिलस नाइगर के आपको ब्लैक ग्रोथ देखने को मिलती है, ब्लैक बीटेड होती है। एस्परजिलस फ्यूमिकेटस के पेल ब्लू या ग्रीन आपको देखने को मिलेगी। कैंडिडा के व्हाइट या क्रीमी डेपोजिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मीटस की स्किन होती है, सोडर रेड और रेडिमेटस होती है। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1 एयर टॉयलेट है। एयर टॉयलेट की तरफ तमाम डिस्चार्ज एपिथेलियल डेब्रिस को निकाल दोगे, जो कि फंगस की ग्रोथ कर रही है। नंबर 2 आपने क्या करना है? अच्छा, एयर टॉयलेट कैसे करोगे आप? एयर टॉयलेट करोगे एसएमएस से, सिरिंजिंग आ जाएगा, मॉपिंग आ जाएगा, इसके अलावा सक्शन आ जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक एंटी फंगल एजेंट आ जाते हैं। स्पेसिफिक एंटी फंगल एजेंट में क्लोट्रिबेंजोल, पॉविडिन, आयोडीन, 2% सैलिसिलिक एसिड, अल्कोहल, जो कि क्या होता है? केराटोलाइटिक एजेंट है, ये सारी लेयर को निकाल देगा। इसके अलावा आपने क्या यूज करना है? अच्छा, एंटी फंगल ड्रग को आपने कंटिन्यू करना है 1 हफ्ते तक, ताकि आपने रिकरेंस को प्रिवेंट करें। उसके अलावा आपने कान को बिल्कुल ड्राई रखना होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड की प्रिपरेशन आपने यूज़ करनी होती है। क्लियर? तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो एस्परजिलस नाइगर के लिए डिब्राइटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो बल्कि। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, मैलिग्नेंट और नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस सिस्टम। तो मैलिग्नेंट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस सिस्टम में सूडोमोनास की इन्फेक्शन की वजह से होता है। अर्ली डायबिटीज, इम्यूनोसप्रेसिव के अंदर होगा। एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, ग्रैनुलेशन देखने को मिलेगी, फेशियल पाल से पैरालिसिस आपको देखने को मिलती है। इन्फेक्शन स्कल बेस तक पहुंचेगा, जुगुलर फोराmen तक पहुंचेगा। तो अगर उसको पहुंचने की वजह से मल्टीपल क्रेनियल पाल्सी आपको देखने को मिलेगी। तो स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस, मल्टीपल क्रेनियल पाल्सी की कॉम्प्लिकेशन है। ठीक हो गया। डायग्नोसिस कैसे करोगे? डायग्नोसिस में नंबर 1 हिस्ट्री लोगे, तो हिस्ट्री नंबर 1 सीवियर ओटाल्जिया होगा, नंबर 2 डायबिटीज होगा, नंबर 3 एल्डरली पेशेंट होगा, नंबर 4 ग्रैनुलेशन होगी इन द एक्सटर्नल कोस्टिक कैनाल एट द कार्टिलेज ऑफ बोन
जंक्शन ये आपको देखने को मिलेगी। अब आपने इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन में बोन की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। गिलियम सिटी सामने के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डायग्नोसिस करेगी और फॉलो अप द पेशेंट है, इसके लिए सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन आपने इसको हमेशा हर 3 हफ्ते के बाद रिपीट करना था। इस बार टेक्निटिव 99 है, ये बोन इन्फेक्शन को करता होता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहता होता है। ओके, इसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट पे क्या होगा, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज आपने करनी है टॉयलेट ऑफ एयर के नाम में डिस्चार्ज को डायबिटीज को ग्रैनुलेशन टिश्यू को आपने रिमूव कर देना है। ओके, डेड टिश्यू को। एंटीबायोटिक की तरफ आ जाते हैं। एंटीबायोटिक आप अच्छे से लेकर 8 हफ्ते तक कंटिन्यू करें। सूडोमोनास एरिजिनोसा को टारगेट करना है, इसमें जेंटामाइसिन एसिटिकार्सिलिन आ जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाएगी, थर्ड जनरेशन लाइक सेफ्ट्रियाक्सोन सेफ्टाजिडिम आ जाएगा, उसके अलावा एलोसी आ जाएगा, लेवोफ्लॉक्सासिन उफ्लॉक्सासिन और क्विनिलोन आ जाती है। क्लियर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाती है, ओरली आपने देनी होती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम ओरली इंट्रावेनसली हम यूज़ कर सकते हैं, कंबाइंड विद रिफैम्पिसिन होती है। ओके, अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता, अपनी कल्चर सेंसिटिविटी वगैरह करवानी होती है। ओके, हमारा हो जाएगा अमेरिकन ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ओके, आगे चलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिक का। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिक का क्या होगा, हेमरेजिक बुल्ले आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको मेनिंजाइटिस बुलोसा या बुलस मेनिंजाइटिस भी कहते होते हैं। ओके, हेमरेजिक बुल्ले देखने को मिलेगा टिम्पैनिक बबलिन या डीप ईएटएस के अंदर वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, एपिडेमिक में माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है। सीवियर पेन होगा नंबर 2, इसमें ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा जब बुल्ले फट जाती है। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक आ जाएगा। ओके, टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ एयर कैनाल अगर बुल्ले फट जाती है तो। इसके बाद वैक्सीन एयर है। ओके, वैक्सीन एयर किन किन कंडीशन में देखने को मिल सकती है। अच्छा, वैक्स होती है, वैक्स में आपको सेबेशियस ग्लैंड की सेक्रेशन देखने को मिल सकती है, जो हमारे सेबेशियस और सिरोमिनस ग्लैंड होते हैं। सिरोमिनस ग्लैंड को मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड कहते हैं, अपोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो आगे ओपन होती है हेयर फॉलिकल के डक्ट के अंदर। तो सेबेशियस ग्लैंड, सिरोमिनस ग्लैंड की जो सेक्रेशन है, इसके अलावा आपके हेयर डिस्क्रिमिनेटेड एपिथेलियल डैमेज, केराटिन और डर्ट, इन सबको मिला के क्या बन जाती है, वैक्स बन जाती है। ठीक है, वैक्स के अंदर एसिडिक पीएच होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, फंजिस्टैटिक होती है। वैक्स का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, लुब्रिकेट करती है, किसी भी फॉरेन मटेरियल को ट्रैप कर लेती है। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि वैक्स की फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल, नैरो टॉर्चियस एयर कैनाल, अगर नैरो या टॉर्चियस एयर कैनाल है तो वैक्स बढ़ जाएगी। स्टिफ या ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है ना एयर कैनाल के अंदर, ओके, या एक्सोस्टोसिस है, उसकी वजह से भी रिटेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो क्या क्या फैक्टर है, नंबर 1 पे नोट करें, नैरो टॉर्चियस एयर कैनाल आ जाएगी। नंबर 2 ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है ना, फॉर एग्जांपल एक्सोस्टोसिस है। ओके, या स्टिफ एयर है, ओके, एक्सोस्टोसिस है, या सेल्फ क्लीनिंग की वजह से वैक्स पीछे की तरफ चलेगी। या इसके क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, नंबर 1 हियरिंग इंपेयर्ड हो जाएगी, नंबर 2 टिनाइटिस गिडिनेस देखने को हो सकती है, नंबर 3 अगर पानी जाएगा कान के अंदर तो वैक्स फूल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, या कि मीटर्स की वाल को अल्सरेट करेगी और फाइनली ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन हो जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट के अंदर सिरिंजिंग आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन है। ओके, अब टेक्निक ऑफ सिरिंजिंग के अंदर पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। ठीक है, बाकी इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नंबर 1 है कि आपने जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाटर यूज करना है, कि अगर आप ठंडा पानी गर्म पानी यूज करिए तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपको जो कैलोरिक स्टिमुलेशन देखने को मिल सकती है, वर्टाइगो को देखने को मिल सकता है। अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगा दी सिरिंजिंग मतलब टिम्पैनिक बबलिन की परफोरेशन हो सकती है। क्लियर, या फिर पेशेंट फेंट भी हो सकता है। ओके, गिडिनेस हो सकता है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व स्टिमुलेशन है, या फिर ये हो सकता है कि क्विसेंट ओटाइटिस मीडिया एक्टिवेट हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन के अंदर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन के अंदर आपने माइक्रोस्कोप से करना, सीरोमेन हुक या जॉब्सन हॉर्न प्रोब यूज करना, स्कूप यूज करना। ठीक है, ओके, तो फिर हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, अगर वैक्स काफ़ी हार्ड है तो आपने इसको सॉफ्ट करना है। हार्ड है तो सॉफ्ट करने के लिए आपने 5% सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करना है, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल वाटर होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, लिक्विड पैराफिन ऑलिव ऑयल आ जाएगा, 2% पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया हमारा वैक्सीन ईयर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, सिरोमिन हुक स्कूप से जॉब्सन हॉर्न प्रोब से निकालते हैं। इसके बाद ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की etiology क्या होती है, नंबर 1 है कि ट्रॉमा लाइक हेयर पिन की वजह से, मैच स्टिक की वजह से, अनस्किल्ड अटेम्प्ट टू रिमूव अ फॉरेन बॉडी, तो ये ट्रॉमा की वजह से, सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फॉर एग्जांपल स्लैप या किस ऑन द फेस, किस ऑन द एयर, या सडन ब्लास्ट या फोर्स फुल वाल्सल्वा मैन्यूवर है। यहाँ पे प्रेशर बाय द फ्लूइड कलम है, एक तो सडन चेंजेस इन प्रेशर या प्रेशर बाय फ्लूइड कलम, फॉर एग्जांपल डाइवर है, वाटर सपोर्ट या फोर्सफुल सिरिंजिंग है, या फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन है। ओके, अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट का कंजर्वेटिव होता है, नो एयर ड्रॉप, एयर शुड बी केप्ट ड्राई होता है, हील खुद हो जाएगा 6 से लेकर 8 हफ्तों में आपने सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट आपने करना होता है। क्लियर, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, अब इस कॉम्प्लिकेशन में फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, सबलक्सेशन ऑफ स्टेपीज हो सकता है, उसकी वजह से वर्टाइगो और निस्टैग्मस देखने को मिलेगा। ओके, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो 3 चीज़ें रट्टा मारनी है। ओके, एफएसएस से रट्टा मारा, फेशियल पैरालिसिस, सबलक्सेशन ऑफ स्टेपीज, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होती है, तो आपने इसमें अर्जेंट एक्सप्लोरेशन करनी होती है। ओके, तो आपको फेशियल पैरालिसिस, सबलक्सेशन ऑफ स्टेपीज, वर्टाइगो, निस्टैग्मस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। बाकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होती है, एजेस ऑफ परफोरेशन और रिपोजिशन सप्लिमेंटेड हो जाती है। ओके, अब आ जाते हैं एक्यूट सुपरेटिव टाइटिस मीडिया वाले टॉपिक की तरफ। तो एक्यूट सुपरेटिव टाइटिस मीडिया की तरफ आ जाता है। एक्यूट सुपरेटिव टाइटिस मीडिया का जो काज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अच्छा, मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर आपको यूस्टेशन ट्यूब, मिडिल ईयर एटिक ऑडिटस और एंट्रम आ जाती है, और मास्टोइड हियर्सल आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, अब इसके 2 रूट ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, नंबर 1 यूस्टेशन ट्यूब, नंबर 2 एक्सटर्नल ईयर, नंबर 3 ब्लड बॉर्न हो सकता है। जो यूस्टेशन ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है, इसमें जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है क्योंकि शॉर्ट वाइडर या मोर हॉरिजॉन्टल है, ये ब्रेस्ट या बॉटल फीडिंग की वजह से भी हो सकता है। अब इसकी पैथोलॉजी की तरफ आ लेते हैं। इसकी 5 स्टेजेस होते हैं, स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलेरिया, प्री सपरेशन, सपरेशन, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन और स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलेरिया के अंदर क्या होगा, एडीमा और हाइपरीमा और निसोफरेंजियल एंड ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉकेज हो जाएगी, फाइनली एयर की अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, एयर की अब्जॉर्प्शन होगी तो नेगेटिव इंट्राटिम्पैनिक पैनिक प्रेशर होगा। उस नेगेटिव इंट्राटिम्पैनिक पैनिक प्रेशर की वजह से टिम्पैनिक बबलिन की रिट्रैक्शन होती है, रिट्रैक्शन की वजह से फ्रीजन देखने को मिलेगी। बाकी क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, टिम्पैनिक बबलिन रिट्रैक्टेड होती है, एंटेलर मेरियस एज्यूम अ वर्टिकल मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। ठीक हो गया, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। स्टेज ऑफ प्री सपरेशन के अंदर क्या होगा, ओके, स्टेज ऑफ प्री सपरेशन के अंदर क्या होगा,
इसके अंदर मेन चीज़ आपने तैयार करनी है कि साइन में क्या देखने को मिलेगा। उसमें रिट्रैक्शन है, इसमें आपको कंजेशन ऑफ पार्ट टेंसर देखने को मिलेगा, लीश ऑफ ब्लड वेसल अलोंग द हैंडल ऑफ मेलियस एंड अलोंग द हैंडल ऑफ मेलियस एंड द पेरिफेरी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो कार्डियल अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पार्ट्स लेसेटर यूनिफॉर्मली रेड हो जाएगा। इसके बाद स्टेज ऑफ प्री सप्रेशन, स्टेज ऑफ प्री सप्रेशन के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड होना शुरू होती है, बल्जिंग होना शुरू होती है विद द लॉस ऑफ लैंडमार्क। जबकि ऊपर क्या था, हैंडल ऑफ मेलियस अपीयर्स द हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ओके, प्रोमिनेंस ऑफ लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें निपल साइन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट के स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन पे फट जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फाइनल स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन को अपने दो में डिवाइड करना होता है, एक्स्ट्राक्रैनियल इंट्राक्रैनियल। इंट्राक्रैनियल के अंदर आप क्या रहती है, सब एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस होते थे, सब ड्यूरल एब्सेस आ जाते हैं, मेनिंजाइटिस आ जाती है, प्लेन एब्सेस आ जाती है, लैट ऑफ साइनस थ्रोम्बोसिस आ जाएगा। मतलब कि आपकी जो कहने का मतलब है कि जो हमारी इंट्राक्रैनियल होती है, सॉरी एक्स्ट्राक्रैनियल है या इंट्राटेम्पोरल, इसके अंदर आपके मास्टोइडाइटिस आ जाती है, फेशियल पाल्सी आ जाती है, ओके, लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और इसके अलावा और क्या आ जाएगा, ओके, ओटिक हाइड्रोसेफलस आ जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी सर ट्रीटमेंट क्या था, ट्रीटमेंट के अंदर आपने एंटीबैक्टीरियल थेरेपी यूज करनी होती है फॉर फीवर और सीवियर है, आपने 10 दिन तक कंटिन्यू करना। नंबर 2 डीकंजेशन नीडल ड्रॉप है, जिसमें इफेड्रिन आपने यूज करना, नॉज ड्रॉप, ऑक्सीमेटाजोलिन आपने यूज करना, ज़ाइलोमेटाजोलिन आपने यूज करना होता है, ठीक है। इसके बाद है कि ओरल नेजल डीकंजेशन, ओरल नेजल डीकंजेशन में सोडोइफ्रिन आ जाएगा, ओके, सोडोइफ्रिन आ जाएगा और एंटीहिस्टामिन आ जाएगा, सोडाइफ्रिन और एंटीहिस्टामिन आ जाएगा, ओके, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक और एयर टॉयलेट आ जाएगा, और ड्राई लोकल हीट मेनिंगोटमी, मेनिंगोटमी तक ड्रम बल्ज हो रहा होगा, ओके, और सिवियर एरिक होगा, या फिर क्या होगा, इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है या परसिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है बियॉन्ड द 12 वीक है, या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है। इसका जो ट्रीटमेंट का स्केच है आपने याद रखना कि ब्रैकियोटाइटिस मीडिया होगा, उसको अपने एंटीबैक्टीरियल थेरेपी से ठीक करना, और आपने 2-3 दिन के बाद रिव्यू करना, 3 दिन के बाद 48 लेकर 72 आवर, तो हमने इसको 2 में डिवाइड करना, एयरक और फीवर परसिस्ट, और अगर ठीक हो जाता है तो आपने कंटिन्यू करनी है, अगर एयरक परसिस्ट हो जाता है तो आपने क्या करनी है, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी करवानी है 10 दिन तक, ओके। मेनिंगोटमी है या कल्चर स्पेसिफिक करानी है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल का फॉर 10 डेज है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद गुड रेजोल्यूशन हो सकता है परसिस्टेंट फ्लूइड, अगर परसिस्टेंट फ्लूइड है 12 हफ्ते तक आपने चेक करना, अगर ठीक होगी तो ठीक है, लेकिन अगर फीएन है तो टाइटस मीडिया विद फीएन को आपने ठीक करना होता है, ठीक है। अब टाइटस मीडिया विद फीएन की तरफ आ जाते हो, टाइटस मीडिया विद फीएन भी है, अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया, अच्छा कॉम्प्लिकेशन को रट्टा मार लोगे। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है टाइटस मीडिया विद फीएन, तो टाइटस मीडिया विद फीएन को ठीक करने के लिए आपने 2 ट्रीटमेंट करने हैं, मेडिकल और सर्जिकल हो जाएगी, ओके। मेडिकल के अंदर क्या था, मेडिकल के अंदर ओके, तो मेडिकल के अंदर डीकंजेशन आ जाती है, एंटी एलर्जिक मेजर आ जाती है, ओके, एंटीबायोटिक आ जाती है और मिडिल ईयर एरेशन आ जाएगा। सब यूमोनिक का डैम होता है, डैम तो डीकंजेशन एंटी एलर्जिक का एंटीबायोटिक और मिडिल एरेशन, मिडिल एरेशन कैसे करोगे आप, वाल्सल्वा मैन्युअल कैसे करोगे, पॉलिटराइजेशन से करोगे, कैथेटराइजेशन से करोगे, ठीक है। और सर्जरी करोगे आप 3 महीनों से लेकर 3 महीनों के बाद करोगे, और 25 डेसिबल से अगर ज़्यादा का लॉस होता है, इसमें मेनिंगोटमी आ जाएगा, मेनिंगोटमी एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड है, ग्रोमेट इंसर्शन है, ओके, और टिम्पैनोटमी है, कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी है, ठीक है, टू रिमूवल ऑफ लोकलाइज्ड थिक फ्लूइड है, और लास्ट में सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेटिव फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बायोफिल्म होती है, बायोफिल्म कहते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से सर्वाइवल बढ़ जाती है। बैक्टीरिया पहले एडहियर होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल में, फिर वो पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस करते हैं, आगे लेयर का करती है, ये बैक्टीरिया को बचा लेती होती है। अभी किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है, या आपको टाइटस मीडिया विद फीएन में देखने को मिलता है, राइनोसाइनोसाइटिस में देखने को मिल सकता है, इसके अलावा एडिनोइड टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी में देखने को मिलता है। बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आपने हेयरिंग टेस्ट लिख देना, फॉर एग्जांपल 24 टेस्ट में आपको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, ऑडियोमेट्री का 20 लेकर 40 डेसिबल का लॉस देखने को मिलेगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, सेंसिटिव हेयरिंग लॉस भी हो सकता है ड्यू टू प्रेसिंग ऑफ द राउंड विंडो है। और इसके बाद आपको देखने को क्या मिल सकता है, इंपीडेंस ऑडियोमेट्री जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है, इसमें आपको रिड्यूस कंप्लायंस और फ्लैट का विद शिफ्ट टू द नेगेटिव साइड एक्स-रे मास्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इसकी 4 कॉम्प्लिकेशन होती है, निमोनिक का का ओ कार्ड है, ओके, ओ से क्या होगा, ओस्टियोनेक्रोसिस हो जाएगा, सी से आपका क्या हो जाएगा, सी से आपका कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा हो जाएगा, ए से आपका ट्रैफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द एटेलेक्टेसिस ऑफ द मिडिल ईयर देखने को मिलेगा, ओके। इसके अलावा ये भी हो जाएगा। बाकी टी से क्या हो जाएगा, टी से टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, और आर से क्या होगा, रिट्रैक्शन पॉकेट और कोलेस्टेरोटोमा आपको देखने को मिलेगा, खासतौर पर थिन एट्रोफिक पार्ट ऑफ पार्ट सेंसर ये आपको देखने को मिलता है, ओके। ये तो ऑलमोस्ट कवर हो गया ग्लू वगैरह। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर क्रॉनिक सुपरेटिव टाइटस मीडिया, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक सुपरेटिव टाइटस मीडिया से पहले आपको कोलेस्टीरियोटोमा वगैरह पढ़ना चाहिए। कोलेस्टीरियोटोमा होता है क्या, ओके। तो कोलेस्टीरियोटोमा के अंदर 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 मैट्रिक्स जो कि केराटिनाइजिस में सभी थी सर का बना होता है, रेस्ट कर होता है स्ट्रोमा के ऊपर, जिसमें फाइब्रस टिश्यू होता है। दूसरा आपको सेंट्रल व्हाइट मैस देखने को मिलेगा, जिसमें केराटिन डायप्टिस होता है। केराटिन डायप्टिस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मैट्रिक्स से प्रोड्यूस होता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एपिडेर्मोसिस या केराटोमा। तो ओरिजिन ऑफ कोलेस्टीरियोटोमा क्या होता है, ओरिजिन के अंदर आपके रट्टा मारना कुछ थ्योरीज के नाम, नंबर 1 कॉन्जेनिटल साइटिस, नंबर 2 आपका आ जाएगा र्यूडी थ्योरी आ जाएगा। र्यूडी थ्योरी के अंदर क्या था, बेसिस सेल का हाइपरप्लेजिया इन्फेक्शन की वजह से। इसके बाद आगे यू से अपने डब्ल्यू बना देना, डब्ल्यू में विटमैंग थ्योरी, विटमैंग थ्योरी में क्या था, एपिथेलियल इन्वेजिनेशन होती है, ओके। यानी कहने का मतलब है पास्ट टेंस जो होती है, पास्ट टेंस से आपको रिट्रैक्शन पॉकेट की वजह से देखने को मिल सकती है, ठीक है, ओके, यूस्टेशन टिप के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इसके अलावा एपिथेलियल वही में हैबरमैन थ्योरी आएगा, इसमें परफोरेशन से एपिथेलियम पास करते लास्ट में सैडी थ्योरी, मेटाप्लेजिया थ्योरी देखने को मिलेगा। बाकी कोलेस्ट्रोमा 3 टाइप का होता है, कंजेनिटल, प्राइमरी, एक्वायर्ड होता है। प्राइमरी के अंदर आपके 3 थ्योरी आती है, विटमैंग थ्योरी आती है, आगे र्यूडी थ्योरी और आगे मेटाप्लेजिया वाली। एम से क्या होती है थ्योरी हमारी, ओके, एम से हमारी स्टडी थ्योरी थी, ओके। जबकि उसके अंदर आपकी कौन सी थ्योरी होगी, हैबरमैन थ्योरी होगी, ठीक हो गया। मेटाप्लेजिया आपको देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। जो परफोरेशन होती है टिम्पैनिक एनुलस के, तो उसको एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया वगैरह कहते होते हैं, क्लियर। तो आपने नोट कर लिया। तो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का वेराइटी होती है, ओके। मीजल्स, स्कारलेट वायरस या इन्फ्लुएंजा में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। इसमें बीटा हेमोलाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकक इन्फेक्शन होगा, रैपिड डिस्ट्रक्शन होगी, फॉलो द टिम्पैनिक द इनुलस है, प्रोफ्यूज ओटोरिया होगा, ओके। लेकिन जो हीलिंग होती है, हीलिंग के बाद फाइब्रोसिस होगी और इन ग्रोथ ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम फ्रॉम द मेटस, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टीरियोटोमा होगा। तो यानी
एक्यूट नेक्रोटाइजिंग की कॉम्प्लिकेशन होती है। बाकी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग मास्टोडेक्टोमी आ जाएगा। ओके, बाकी कोलेस्टेरोमा क्या होता है? कोलेस्टेरोमा कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल कोलेजिनेस एसिड फास्फेटेज या प्रोटीलेटिक एंजाइम जो कि ओस्टियोक्लास्ट मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं, मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोड्यूस करते होते हैं इन रिलेशन विद द कोलेस्टेरोमा। ठीक हो गया? तो बाकी हो जाएगा कोलोनिक टाइटस मीडिया की दो टाइप्स होती है मेनली, दो टाइप होती है। एक तो टिबोटिम्पैनिक और सेव टिकंट्रोल यान सेव आ जाती है। बाकी टेबल को अच्छे तरीके से रट्टा मारना इसका मेमोनिक एडीपी सीडी। तो दो सी से क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन आके कोलेस्टेरोमा हो जाएगा, ग्रैनुलेशन होगी, आपको एंटीकंट्रोल या अनसेफ में देखने को मिलती है। बाकी एडीपी है, एडीपी ए से क्या बनेगा? ए से आपको ऑडियोग्राम जो कि इसमें माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है, जबकि इसमें आपको कंडक्टिव एमिस्ट हेयरिंग लॉस देखने को मिलती है। हो गया डी से क्या होगा? डी से डिस्चार्ज, इसमें डिस्चार्ज होती है। टिबोटिम्पैनिक में आपको प्रोफिल डिस्चार्ज देखने को मिलती है, म्यूकोइड होती है, ओटरलेस होती है, जबकि उसके अंदर आपको डिस्चार्ज काफी स्कैंटी होती है। ओके, प्रूलेंट होती है, फुल स्वेलिंग होती है। इसके बाद एडीपी है, पीपी से परफोरेशन, तो पीपी परफोरेशन में टिबोटिम्पैनिक में सेंट्रल होती है, इसमें आपको एटिक या मार्जिनल परफोरेशन देखने को मिलती है। क्लियर? इसके बाद सीजी कॉम्प्लिकेशन कोलेस्टेरोमा और लास्ट में क्या होगा? ग्रैनुलेशन। ये आपको तीनों एटिक में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? फ्रैक्चर ऑफ हीटर टेम्पोरल बोन की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर? ये हो जाएगा। बाकी टिबोटिम्पैनिक एटियोलॉजी लिखी हुई है कि पैथोलॉजी क्यों होता है, एटियोलॉजी के यूज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की आगे कंटिन्यूएशन होती है, यूस्ट्रेशन टिप से इन्फेक्शन आ गया या परसिस्टेंट म्यूकोइडोरिया, ये आपको एलर्जी की वजह से देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मिल्क एग या फिश की वजह से। ओके, क्लिनिकल फीचर बता दिया ऑलरेडी आपको कि इसमें क्या होता है। इसमें एक चीज़ आगे जिसका नाम है राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट है। ओके, और इसकी पैथोलॉजी के अंदर क्या-क्या चीज़ है पैथोलॉजी के अंदर? ओके, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है सीएसओएम के नंबर 1 परफोरेशन पार्टन से, यानी उसका मिडल ईयर म्यूकोसा जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है? एडिमाटस या वेलवेटी हो सकता है जब डिजीज एक्टिव है। इसके बाद पॉलिप है, पॉलिप में क्या होगा? पॉलिप स्मूथ मैसिव एडिमाटस और इन्फ्लेम म्यूकोसा होता है, प्रोट्रूड कर रहा होता है। नॉर्मली पॉलिप क्या होता है? पेल होता है। इसके बाद ओसिकुलर चेन, ओसिकुलर चेन इसमें क्या होती है? इंटैक्ट और मोबाइल होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस किसकी होगी? लॉन्ग प्रोसेस इनका होगी। इसके बाद टिम्पैनोसेक्युलोसिस के अंदर हाइलिनाइजेशन और कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू की आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो टिम्पैनोसेक्युलोसिस लास्ट में फाइब्रोसिस और रेडियन को रट्टा मार लेना। बाकी इसकी परफोरेशन टिम्पैनिक बबलिंग के दो में डिवाइड करना, पार्ट्स एंड पार्ट्स फ्लैसिडा, पार्ट्स फ्लैसिडा कटिंग परफोरेशन, पार्ट्स एंड को अपने दो में डिवाइड करना, सेंट्रल और मार्जिनल। मार्जिनल के अंदर परफोरेशन क्या होती है? एन्युलस को डिस्ट्रॉय कर देती है और सल्कस टिम्पैनिक तक पहुंच जाती है। इसको पोस्टीरियर सुपीरियर में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर इंफीरियर टोटल और या पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन सबसे कॉमन होती है। ठीक है? ओके, तो पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर और टोटल आ जाएगी, जबकि उसके अंदर क्या होगी? उसके अंदर भी ऑलमोस्ट वही है, एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर और आपका सब टोटल आ जाएगा। ठीक है? ओके, वो आगे सेंट्रल परफोरेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द हैंडल में लिया सब। बाकी आपने क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया को दो में डिवाइड करना, म्यूकोसल डिजीज आ जाएगा और स्क्वेमस डिजीज होगा। म्यूकोसल डिजीज को हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसल डिजीज को हम सिंपल टिबोटिम्पैनिक भी कहते होते हैं। इसमें तीन चीजें आ जाती है, एक्टिव आ जाएगा, एक्टिव क्रॉनिक सुपीरियर ओटाइटिस मीडिया के जो इनएक्टिव है उसका मतलब परमानेंट परफोरेशन और हील्ड का मतलब डिजेस्टिव ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा। बाकी ये म्यूकोसल डिजीज है, सब स्क्वेमस डिजीज है, सॉरी स्क्वेमस डिजीज है। ओके, तो स्क्वेमस डिजीज का मतलब है कि इसको हमने दो में डिवाइड करना है, रिट्रैक्शन पॉकेट जो कि पार्ट्स सेंसर में पार्ट्स फ्लैसिडा में देखने को मिलता है, इसको एटिक भी कह सकते हैं और एक्टिव में क्या रहेगा? कोलेस्टेरोमा आ जाएगा। ठीक है? ओके, एक्टिव में आएगा कोलेस्टेरोमा आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाती है। अब हम इसके डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं। नॉन ऑफेंसिव होती है, म्यूकोइड होती है, म्यूकोप्रूलेंट होती है, कांस्टेंट इंटरमिटेंट होती है। डिस्चार्ज आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के वक्त देखने को मिलती है। ओके, हियरिंग लॉस क्या होगा? हियरिंग लॉस में आपको ये अच्छा यहाँ पे गैप 10 से लेकर अच्छा यहाँ पे 50 से ऊपर नहीं जाएगा हियरिंग लॉस। ठीक हो गया? एक और बात नोट कर लेना कि यहाँ पे पैराडॉक्सिकल इफेक्ट देखने को मिलता है कि हियरिंग बेटर होती है द प्रेजेंस ऑफ डिस्चार्ज, उसको बोलते हैं राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट। तो इसमें होता है कि जो डिस्चार्ज है वो फेज डिफरेंस को मेंटेन करती है ना, कि अगर ड्राई एयर होगा तो जान रही है क्या करेगी? दोनों ओवल विंडो राउंड विंडो को एट अ टाइम स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से क्या होगा? दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर देगी। ओके, बाकी परफोरेशन के बारे में बात करें, सेंट्रल होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर या इंफीरियर हो सकती है, हैंडल मेलियस होती है, लेकिन हमेशा क्या होती है ये? ओके, या सब टोटल भी हो सकती है। सब टोटल का मतलब है एक्सटेंडिंग अप टू द एनुलस। ओके, ठीक हो गया? बाकी असेसमेंट के अंदर क्या है? असेसमेंट का मेमोनिक होता है केम फिजिकल का कल्चर एंड सेंसिटिविटी आ जाएगा, ऐसा कार्डियोग्राम आ जाएगा। ठीक है? ट्यूनिंग फोटोस आ जाते हैं, हमसे आपका ओके, एम से मास्टर डायसिटी एसिटी स्कैन टेम्परल बोन और इसका एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप, ये चार अपने इन्वेस्टिगेशन को रट्टा मार लेना है। बाकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, टिबोटिम्पैनिक का तो टिबोटिम्पैनिक का जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट ओके, तो ट्रीटमेंट में इसमें आपने नंबर 1 ओरल टॉयलेट के अंदर सब कुछ निकाल देना। ठीक है? और ईयर ड्रॉप, जबकि उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होगा? उसके अंदर आपने पहले नंबर 1 सर्जरी करनी है, जिसके अंदर आपने कान को सेफ रखना। दूसरा जो प्रायोरिटी होती है वो आपने क्या करना होता है? आपने हियरिंग को प्रिजर्व करना होता है। नंबर 1 सर्जिकल, नंबर 2 रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, नंबर 3 कंजर्वेशन ट्रीटमेंट। पहले मैं एटी कंट्रोल का बता रहा हूँ, सर्जिकल की तरफ आ जाते हैं। सर्जरी में आपने क्या करना है? सर्जरी में किनार वाला वो किनार वाला डाउन आ जाती है। ठीक है? तो किनार वाला आपके अंदर कौन सी सर्जरी आ जाती है? किनार वाला आपके अंदर आपकी कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, उसके अलावा आपके कौन सी आ जाती है? और पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी अप्रोच है। पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें मास्टोइड और मिडल ईयर, मास्टोइड और मिडल ईयर के दरमियान विंडो क्रिएट करते हैं थ्रू द फेशियल रिसेस, के मास्टोइड और मिडल ईयर के दरमियान फेशियल रिसेस पड़ जाते हैं ताकि हम साइनस टिम्पैनी में एंटर हो सके। तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी बोलते हैं। ओके, पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी हम ऑटोसेक्लोसिस में भी करते होते हैं कि कहाँ विंडो बनेगी? मास्टोइड और मिडल ईयर के दरमियान बनती है। ओके, तो ये हो गया सर्जिकल। बाकी रिकंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है? रिकंस्ट्रक्ट के अंदर मेनिंगोप्लास्टी, टिम्पैनोप्लास्टी होती है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी होती है। जब कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव का बहुत ज़्यादा माइनर रोल होता है। इसमें आपने क्या क्या करना होता है? नंबर 1 आके रिपीटेड सक्शन क्लीयरेंस आपने करानी होती है। नंबर 2 पीरियोडिक चेकअप वगैरह करवानी होती है। इसके अलावा आपने पॉलिप ग्रैनुलेशन टिश्यू को सर्जिकली रिमूव करना होता है। कैसे रिमूव करोगे? कप या फोर्सेप्स से करोगे। कप फोर्सेप्स से रिमूव करोगे, कॉटराइजेशन करोगे सिल्वर नाइट्राइड से, लेकिन कभी भी एवल्यूशन नहीं करना क्योंकि आगे चीज़ें खराब कर देगा। तो ओरल टॉयलेट दोनों में कॉमन है। ड्राई एयर ड्रॉप ये ज़्यादा कॉमन है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक इसमें आ जाएगी। प्रिकॉशन भी आपको देखने को मिलता है कि पानी से बचने से ट्रीटमेंट और कंट्रीब्यूटरी सर्जिकल में
आ जाएगा। ओरल पॉलिप ग्रैनुलेशन टिश्यू आपने निकालना, कब फोर्सेप्स या कॉटराइजेशन निकालना, लेकिन कभी भी एवल्यूशन नहीं करना, क्योंकि आगे डिस्ट्रॉय कर देगा। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में मेनिंगोप्लास्टी और टिम्पैनोप्लास्टी वगैरह आपने करनी होती है। ठीक हो गया, तो ये आपकी आज की ट्रीटमेंट टिम्बो टिम्पैनिक का। ट्रीटमेंट क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूं। सर्जरी आ जाएगा कैनाल वाला, कैनाल वाल डाउन, रिकॉन्स्ट्रक्टिव आ जाएगा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आ जाएगा। क्लियर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम आ जाते हैं कैनाल वाल अप और कैनाल वाल डाउन के डिफरेंस के साथ। तो कैनाल वाल डाउन के अंदर क्या होता है, वाइडली ओपन मीएटस जो कि मास्टर्ड से कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता है कि कैनाल वाल डाउन के अंदर आपने पोस्टीरियर मीएटल वाल को निकाल देना होता है। ओके, लेकिन इसके तीन फायदे और दो नुकसान होती है। क्या दो फायदे और तीन नुकसान होते हैं। नंबर 1 क्या होगा, आपने लो रेट ऑफ रिकरेंस होता है डिजीज का। नंबर 2 आपने सेकंड सर्जरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन तीन नुकसान है कि इसमें आपको कोई हियरिंग एड इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप स्विमिंग नहीं कर सकते, इसके अलावा आपको रिपीटेड क्लियरेंस करानी पड़ती है। ठीक हो गया, इसको रट्टा मार लेना। बाकी CS1 का जो ट्रीटमेंट आपने इसको दो में डिवाइड करना, विद और विदाउट कोलेस्ट्रीटमेंट। विद कोलेस्ट्रीटमेंट में कैनाल वाला कैनाल वाल डाउन, विद टिम्पैनोप्लास्टी। ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी विदाउट कोलेस्ट्रीटम को आपने दो में डिवाइड करना, ड्राई परफोरेशन और वेट परफोरेशन। ड्राई परफोरेशन ट्रीटमेंट क्या होता है, मेनिंगोप्लास्टी, टिम्पैनोप्लास्टी। ठीक है, ओके। लेकिन जो हमारा वो वाला ट्रीटमेंट है ना, अगर वेट परफोरेशन है तो आपने पहले पास पेपर यूज करें। पास में क्या होगा, प्रिकॉशन आ जाती है। ओके, ओरल टॉयलेट आ जाएगा, टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल, सिस्टेमिक एंटीमाइक्रोबियल ये आपका आ जाएगा। बाकी पर्सिस्टेंट डिस्चार्ज हो तो आपने टिम्पैनोप्लास्टी में तो विदाउट मास्टोडेक्टमी परफॉर्म करनी होती है। क्लियर, तो ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा टॉपिक। एटी कंट्रोल वाला भी ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक दो चीज़ें बता दो एटी कंट्रोल की। ओके, तो एटी कंट्रोल के अंदर आपको सिम्पटम क्या देखने को, नंबर 1 एयर डिस्चार्ज स्कैंटी होते हैं, फोर्स पैनिक होते हैं, ड्यू टू बॉन्ड डिस्ट्रक्शन, डिस्चार्ज बहुत स्कैंटी होती है। ठीक है, ओके। हेयरिंग लॉस में आपको कोलेस्ट्रॉल हेयर देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल हेयर का मतलब है जो कोलेस्ट्रॉल है ना, उस गैप को ब्रीच कर लेगा जो कि डिस्ट्रॉयड कॉज बाय द डिस्ट्रॉयड ओसिकल की है। ठीक हो गया, कि कोलेस्ट्रोमा ने जिस ओसिकल को नुकसान किया वो उस गैप को ब्रीच कर देगा कॉज बाय डिस्ट्रॉयड ओसिकल, तो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रोमा हेयरिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हेयरिंग होती है वो सेंसिटिव या कंडक्टिव हो सकती है या मिक्स्ड हो सकती है। क्लियर, बाकी परफोरेशन में एटिक पोस्टीरियर सुपीरियर परफोरेशन वगैरह हो सकती है। बाकी रिट्रैक्शन पॉकेट है, प्रेशर पॉकेट कहते हैं, इन्वेजिनेशन और टिम्पैनिक इन द एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में। तो इसके 4 स्टेजेस से नंबर 1 टाइप 1 में क्या होगा, टिम्पैनिक में रिट्रैक्टर लेकिन इंकस तक नहीं पहुंचे। ठीक है, लेकिन अगर इंकस को कॉन्टैक्ट करे, रिट्रैक्शन डीप हो गया और इंकस को पहुंच गया, मिडिल ईयर में कुछ फैक्टर नहीं। लेकिन अगर टाइप 3 के मिडिल ईयर है, टेलेक्टेसिस वगैरह, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कम्स टू लाई ऑन द प्रोमोटर पे आके आना शुरू हो जाती है, ओसिकल्स पे आना शुरू हो जाती है। ओके, और जो मिडिल ईयर की स्पेस है पार्शियली टोटली ओब्लेटरेटेड हो जाती है, लेकिन मिडिल ईयर का म्यूकोसा इंटैक्ट है। ठीक है, ओके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेज 4 है। स्टेज 4 आपको देख, इसको हम एडेसिव टाइटिस पीडी भी कहते हैं। इसमें टिम्पैनिक में काफी ज्यादा थिन हो जाती है और रैप्स करना शुरू कर देगी। पहले तो लाई करती थी, लेकिन अब रैप कर लेगी। प्रोमोटरी और ओसिकल्स कोई मिडिल ईयर म्यूकोसा नहीं बचेगा, स्पेस भी नहीं बचेगी, म्यूकोसा ऑब्लिटरेट हो जाएगा। क्लियर, बाकी कोलेस्ट्रीटोमा ये भी आपको कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर टीबी का पूछे, टीबी में पल्मोनरी टीबी, फेशियल पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है, पेलनेस डिस्चार्ज आते हैं, मल्टीपल परफोरेशन देखने को मिलते हैं, पेल ग्रैनुलेशन टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन की तरफ मैंने आपको बताया था कॉम्प्लिकेशन को। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी बता दी थी। सेक्वेली बता दें, सेक्वेली ऑफ ओटाइटिस मीडिया। सेक्वेली ऑफ ओटाइटिस मीडिया का मेमोनिक होता है पोस्ट सैक है। ओके, पी से क्या होगा, परफोरेशन टिम्पैनिक ओसिकुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका ओके ओसिकुलर इरोजन नेक्रोसिस हो जाएगा। इससे आपका हो जाएगा सेंसिटिव न्यूरो हेरी लॉस, सेंसिटिव न्यूरो तो कंडक्टिव भी आ जाएगा। इसके अलावा आपका कंडक्टिव के अलावा कोलेस्ट्रीटोमा भी आ जाएगा। ठीक है, तो टी से क्या हो जाएगा, टी से टिफानस सक्लेरोसिस है। ओके, टिफानस सक्लेरोसिस आ जाएगा। बाकी एस से क्या, सेंसिटिव न्यूरो हेरी लॉस है। ए से एटिलैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। सी से कंडक्टिव हेरी लॉस, कोलेस्ट्रीटोमा फॉर्मेशन है। जो स्पीच इंपेयरमेंट ये भी आपको देखने को मिल सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। जो लास्ट 2 होती है डेवलपमेंटल फेज के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, ये तो हो गया हमारा टॉपिक। ओके, बाकी इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोसेक्लोरोसिस और उसके बाद ऑटोसेपोन्जोसिस, लास्ट में मेनिया डिजीज, इसको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोपेला कहते होते हैं। ठीक है, तो ये आपने तैयार करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको मास्टोडाइटिस का थोड़ा सा हवाला दे दूँ। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मास्टोडाइटिस में, उसको बल्कि छोड़ देते हैं मास्टोडाइटिस वाले टॉपिक को, हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो ऑटोसेक्लोरोसिस की तरफ चलते हैं। ऑटोसेक्लोरोसिस ऑटोसेपोन्जोसिस भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोसेक्लोरोसिस में रट्टा मारने का ऑटोसेपोन्जोसिस भी कहते हैं। प्राइमरी डिजीज बोन बारे में, तो इसमें एक से ज़्यादा फोकाई स्पॉन्जी बोन होते हैं, रिप्लेस करना शुरू कर देगा नॉर्मल डेंस एंड कॉन्ड्रोइड बोन को, स्टेपिस को इन्वॉल्व करेगा, जिसकी वजह से स्टेपिस के फिक्सेशन या कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकती है। अब इसकी टियोलॉजी क्या होती है, फिस्टुला एंड फेस्टुलम के अंदर एरिया को इन्वॉल्व करता है, जो कि इन फ्रंट ऑफ ओपल विंडो पड़ा होता है। इसके अलावा हेरिडिटरी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है, वेरिएबल एक्सप्लिसिटी होती है। ब्लैक केस में काफी ज्यादा कॉमन, फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है। क्लियर, एज ऑफ ऑनसेट क्या होती है, 20 लेकर 30 देखने को मिलती है। ओके, इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर लाइक प्रेगनेंसी से बढ़ जाता है और में इंक्रीज असल डेफिनेटली बढ़ सकती है, मेनोपॉज में बढ़ सकती है। बाकी ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा एसोसिएटेड ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा प्लस ब्लू सेक्लेरा प्लस ऑटोसेक्लोरोसिस को वेंटर हॉफ सिंड्रोम कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन में मीजल्स और पेजियस डिजीज आ जाएगा। बाकी टाइप ऑफ ऑटोसेक्लोरोसिस, दो टाइप ऑफ ऑटोसेक्लोरोसिस, स्टेपिडल आ जाती है, हिस्टोलॉजिकल आ जाएगी, कॉक्लियर आ जाएगी। स्टेपिडल वाले को मजीद 5 डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफेरेंशियल ऑब्स्क्यूर और ऑब्लिटरेटिव आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ जाएगा। बाकी इसकी पैथोलॉजी आप मोस्ट नहीं पूछ जाती, चाकी वाइट ग्रेइश एरिया आपको देखने को मिलता है। ओके, सिम्पटम की तरफ आ जाते हैं। सिम्पटम में पैराक्यूसिस विलीजी का बता के पेशेंट हियर अच्छे से सुनेगा, द नॉइजी एनवायरनमेंट, टिनाइटिस, कॉक्लियर। ऑटोसेक्लोरोसिस में देखने को मिलेगा साइन के अंदर क्या होगा, सामने अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल या मोबाइल होता है, आपको शॉर्ट साइन देखने को मिलेगा। शॉर्ट साइन क्या होता है, रेडिश हू ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी जो रेडिश हू में भी सीन ऑन द प्रोमोटरी, रेडिश हू सीन ऑन द प्रोमोटरी थ्रू द इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट साइन, बोलते हैं फ्लेमिंगो पिंक साइन भी कहते हैं। ओके, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एक्टिव फोकस विद इंक्रीज वेस्कुलरिटी। ओके,
बाकी जो टिम्पैनिक में जो जो टेस्ट होगा ना टेस्ट होगा, ओके, जो ट्यूनिंग फॉर टेस्ट होगा, नेगेटिव रीडिंग टेस्ट होगा, यानी 256 के लिए भी 512 के लिए होता है, ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे आपको कार हार्ड नोट्स देखने को मिलेगी। कार हार्ड नोट्स का मतलब है कि 5 से पहले 5 है, फिर 10 से फिर 15 देखने को मिलेगी, वापस 5 पे आ जाएगी, ठीक है। तो उसको कार हार्ड नोट्स कहते हैं। 2 के भी आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकती है। बाकी मिक्स्ड रीडिंग लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। स्पीच ऑटोमेट्री है, स्पीच ऑटोमेट्री में आपको नॉर्मल डिस्क्रिप्शन, लेकिन कॉकरी के अंदर वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक। बायोमेट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, एएस कर्व देखने को मिलेगा, स्टेपिडियल रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा। बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, सिलिसोटाइटिस, पिटियस, ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा, क्लियर। इसके अलावा कंजेनिटल फिक्सेशन ऑफ स्टेपीज आ जाएगा, ओके। या फिक्स एटिक फिक्सेशन हेड ऑफ द वेलिस ओसिकुलर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। ट्रीटमेंट के तहत क्या ये करना, सोडियम फ्लोराइड या स्टेपिडेक्टमी, स्टेपिडोटमी, जैसे टेफ्लॉन पिस्टन या टेफ्लॉन टाइटेनियम टेफ्लॉन पिस्टन या प्लैटिनम टेफ्लॉन वगैरह यूज करते होते हैं, क्लियर। तो आ जाएगा। इसके बाद हमारे थे सिलेक्शन ऑफ पेशेंट। इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन का मेमोनिक होता है हार्ट अटैक। नंबर 1 आया कि आपने हेयरिंग थ्रेशोल्ड आपका 30 डेसिबल होना चाहिए। नंबर 2 आना चाहिए जो एवरेज बोन गैप है, एयर बोन गैप है, वो आपका 15 डेसिबल होना चाहिए। बाकी जो डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है 60% तक आना चाहिए। बाकी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है स्टेपीसी सर्जरी की, स्टेपिडोटमी की। नंबर 1 है कि आपने चिल्ड्रन के अंदर नहीं करना होता, ठीक है, यंग चिल्ड्रन में नहीं करना, क्योंकि यूस्टेशन टिप हो जाती है, ओके। ओ से क्या होगा, ओ से आपका हो जाएगा टाइटस एक्सटर्नल, इसके अंदर आपने करना नहीं। ओ से पहले हम ओनली फंक्शनल हेयरिंग है, ये आपने करना है। इसके बाद डब्ल्यू से वर्कर होते हैं, ओके, वर्कर होते हैं, हाई कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो कि डाइवर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, एयर ट्रैवलर्स होते हैं। इसके बाद टी आ जाएगा, टी से क्या होगा, टीएम परफोरेशंस पे आपने नहीं करना। ओ से क्या होगा, एक्सट्राक्टिव सिस्टम। एम से क्या हो जाएगा, एम से आपका देखने को मिलेगा मेनिया डिजीज, आपने नहीं करना। इस एक्सोस्टोसिस से क्या होगा, नोजी एनवायरनमेंट में काम नहीं करना होता। बाकी स्टेप्स ऑफ स्टेपिटेक में तो आपने मीटर से देना होता है, और एलिवेशन के लिए टिम्पैनोमीटर फ्लैप की एक्सपोज करना, आपने स्टेपीज वाले एरिया को, जिसमें पोस्टीरियर सुपीरियर बोन को आपने निकाल देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, रिमूव करना है स्टेपीज के सुपर स्ट्रक्चर को, स्टेपीज के फुट प्लेट में होल क्रिएट करना है, या फिर इसको निकाल देना। फिर आपने प्रोसेस लगाना और रिपोजिशन करना है। टिम्पैनोमीटर फ्लैप किया तो टिम्पैनोमीटर फ्लैप टेयर हो सकता है, जिससे परफोरेशन हो सकती है, टीएम की या कोल्डर टिम्पैनोमीटर की इंजरी हो सकती है, विद टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकती है, इनकस डिसलोकेशन हो सकती है, ओके। सेंसिटिव हेयरिंग लॉस, बट इंजरी टू द फेशियल आप क्वार्टर टिम्पैन उड़ सकती है, वर्टाइगो हो सकता है, सेंसिटिव हेयरिंग लॉस है, ओके। बाकी वर्टाइगो को 2 में डिवाइड किया, अर्ली और लेट। जो अर्ली होता है ना, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होता है। क्यों होता है, आगे सीरस लैब्रिन्थाइटिस से लॉन्ग प्रोसेस। जो कि लेट होता है पैरेलल फिस्टुला बीबीवी की वजह से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो कंडक्टिव लॉस होते हैं शॉर्ट प्रोसेसेस या लूज प्रोसेसेस की वजह से देखने को मिल सकती है। डिस्प्लेसमेंट प्रोसेसेस या इंकस की वगैरह। सेंसिटिव एरर होते हैं इंट्रा ऑपरेटिव ट्रॉमा की वजह से, पैरेलल फिस्टुला ग्रैनुलोमा की वजह से देखने को मिल सकती है। बाकी लैम्पर्ट वाला पहले यूज करते थे। इसके अलावा हेयरिंग एड को हमने 2 में डिवाइड करना है, कन्वेंशनल बाहा और ठीक है, ये आपकी आ जाती है, ओके। ये आपको बता दिया मैंने। अच्छा, फेशियल लैब का जो इंटरटेम्पोरल पार्ट के 4 पार्ट होते हैं, मीडियल पार्ट, लैब्रिन्थाइन पार्ट, टिम्पैनिक, हॉरिजॉन्टल और मास्टर, ये वर्टिकल पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मास्टर वर्टिकल वाला, इसमें आपको सेकंड चिन्ह देखने को मिलेगा। अच्छा, सर्जिकल एडमिट का फेशियल अब तो पैरोटिड के लिए क्या होता है, मेमोनी की पैरोटिड है, ओके। पी से क्या बनेगा, ओके, तो पी से पोस्टीरियर बैले ऑफ डाइगेस्ट्रिक बनेगा, ओके। जो टी है, टी से ट्राइगस पॉइंटर या टिम्पैनोमास्टर स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, स्टाइलॉइड प्रोसेस आ जाएगा। बाकी जो मिडिल ईयर और मास्टर सर्जरी, मास्टर मिडिल ईयर और मास्टर सर्जरी के जो लैंडमार्क होते हैं, उसका मेमोनी का इस परफेक्टली सेफ है, इस परफेक्टली सेफ है, ठीक है। तो आई से क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस आ जाएगा, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस आ जाएगा, ओके, परफेक्टली है। तो पी से आ जाएगा हमारा प्रोसेस कोक्लियर फॉर्म में। उसके अलावा आपके आ जाएगा प्रोसेसर कोक्लियर फॉर्म में, तो पिरामिड आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद परफेक्टली है, ओके। तो पी हो गया। इसके अलावा डाइगेस्ट्रिक रिज भी होती है। और एस से क्या हो जाएगा, एस से आपका बनेगा अपनी, एस से आपका हॉरिजॉन्टल कैनाल वाला, हॉरिजॉन्टल कैनाल ओवल विंडोज को भी रट्टा मार देना, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा। बाकी इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट में मैक्सिमल स्टार्टेबिलिटी द मैक्सिमल स्टिमुलेशन टेस्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट का नाम रट्टा वाले। अच्छा, फेशियल नर्व के पैरालिसिस के कॉजेस पूछे तो आपने सेंट्रल, इंट्राक्रैनियल, इंट्रोटेम्पोरल, ओके। सेंट्रल, इंट्राक्रैनियल, इंट्रोटेम्पोरल आपका आ जाएगा, एक्स्ट्राक्रैनियल और सिस्टमिक डिजीज आने शुरू हो जाएगा, ओके, ठीक है। इंट्राक्रैनियल के अंदर वही आपके मेन कॉज होते हैं, लाइक सेम मैग आपने उसको मेमोन को रट्टा मार देना, ठीक है। इन्फेक्शन के अंदर आपको टाइटिस भी, क्रॉनिक टाइटिस भी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इंट्रोटेम्पोरल के अंदर इडियोपैथिक में बेल पाल्सी और मेलकर्सन सिंड्रोम आपको एफएसएफ देखने को मिलेगा। फेशियल पाल्सी आ जाएगा, ओके। स्वेलिंग ऑफ लिप्स देखा, ऑफिशियल टंग देखते हो, लेकिन रिकरेंट फेशियल पाल्सी आपको एमडीएस, मेलकर्सन सिंड्रोम, डायबिटीज, सार्कोइडोसिस और ट्यूमर आ जाएगा। आपके बायलैटरल वाली आपको देखने को मिलता है, गिलन-बारी सिंड्रोम है, ओके। लेप्रोसी में देखने को मिल सकती है, बी ग्लास है, बी से क्या हो जाएगा, बल्बर पाल्सी भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी जो जो हमारे बेल पाल्सी उसका ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, पहले आपने हिस्ट्री ले ली होती है, केयरफुल हिस्ट्री लेनी, नंबर 2 ऑटोलॉजिकल और हेड एंड नेक एग्जामिनेशन करना होता है, एक्सरे स्टडी करनी है, इसके बाद सीबीसी वगैरह करवानी होती है, सेडिमेंटेशन, ब्लड शुगर, सीरोलॉजी वाला करानी होती है, नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट करवानी होती है, कैन बी डन, ओके। तो ये आपके आ जाएगा लोकलाइज द साइट ऑफ द लीजन। तो इसमें आपको टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेमोनिक होता है, एसएसटी एशेरमेंट टेस्ट आ जाएगा, स्टेपिडी रिफ्लेक्स टेस्ट, रिफ्लेक्स मैंडिबुलर स्लाइडिक ग्लैंड फ्लो टेस्ट आ जाएगा, क्लियर। अब ट्रीटमेंट कहते क्या होता है, 5 पी आ जाते हैं, 5 पी, ओके। नंबर 1 है कि रिएशो, नंबर 1 साइकोथेरेपी हो रही है, यानी आप साइकोथेरेपी या मसाज करनी है, फेशियल मसल की करनी है। नंबर 2 आपने क्या करना है, ओके, प्रोटेक्शन करनी है एक्सपोजर केराटाइटिस से। नंबर 3 पेन को रिलीव करना है, रिएश्योरेंस वगैरह करनी होती है, ओके। बाकी ट्रीटमेंट के स्टीरॉइड आपने कितने प्रेडनिसोलोन दे दिया 1 मिलीग्राम पर केजी, तो आपने कितने दिन तक देने, 5 दिन तक देने हैं, ठीक है। टोटल 20 दिन तक देने होते हैं, ओके, टैपलेट करते करते। बाकी सर्जिकल ट्रीटमेंट नर्व डिकम्प्रेशन आपने 2 पार्ट की करनी है, वर्टिकल और टिम्पैनिक पार्ट की करनी है, ओके। वर्टिकल और टिम्पैनिक पार्ट के से पहले लैब्रिन्थाइन पार्ट होता है, उससे पहले मीडियल पार्ट होता है। लैब्रिन्थाइन वाला 4 मिलीमीटर होता है, मीडियल पार्ट 8 से लेकर 10 मिलीमीटर होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट को लैब्रिन्थाइन होता है, ओके। 11 मिलीमीटर वाला टिम्पैनिक होता है, या हॉरिजॉन्टल और मास्टर्ड वाला आपको 13 मिलीमीटर का सबसे बड़ा ही पार्ट देखने को मिलता है, ओके।
ओके, फेशियल वाला चैप्टर में हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो गया। इसके बाद मीनियर डिजीज़ की तरफ चलते हैं। मीनियर डिजीज़ की तरफ आ रहे हैं तो मीनियर डिजीज़ में आपको यहाँ पे लिखा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आपको देखने को मिलता है। सर इसके एटियोलॉजी कहते हैं, नंबर 1 डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ एंडो लिम्फेटिक्स, नंबर 2 वेसोमोटर है। इसका निमोनिक होता है डैश और डैश। इसका डी से डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ एंडो लिम्फेटिक्स आएगा। तो एंडो लिम्फेटिक्स नंबर ए से क्या होगा, ऐसे एलर्जी आ जाएगा, ऐसे सोडियम वाटर रिटेंशन, ऐसे हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा, ऐसे ऑटोइम्यून या वायरल एटियोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। वेसोमोटर डिस्टर्बेंस जैसे पैथोटिक एक्टिविटी की वजह से देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें वर्टिगो अटैक की फॉर्म में, तो यहाँ पे टुलियो फिनोमेना को टुलियो फिनोमेना का मतलब लाउड साउंड होती है, ये वर्टिगो प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। ओके, ये क्यों होता है, डिस्ट्रैक्टेड साइकिल लाइक अगेंस्ट द स्टॉपिस फुटबिलिटीज की वजह से देखने को मिल सकती है। ये फिनोमेना आपको टिलियो फिनोमेना आपको फेनेस्ट्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कैनाल इन द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल स्टेपल्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। जो हियरिंग लॉस होती है वो वर्टिगो को कंटाइन करती होती है, ठीक है। ओके, ये चीज़ आ जाएगी, मैं इनको देख लेना। अच्छा, मैं डिस्टॉर्शन साउंड के अंदर क्या होता है कि डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, इंटॉलरेंस टू द लाउड साउंड होती है। रिक्रूटमेंट फिनोमेना पॉजिटिव होता है, रिक्रूटमेंट फिनोमेना इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर टिनाइटिस की तरफ आ जाते हैं, टिनाइटिस ओके, तो टिनाइटिस क्या होती है, जो टिनाइटिस होती है ना, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रोरिंग टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, और ये एक्यूट अटैक में एग्रेवेट हो जाती है। टिनाइटिस रोरिंग टाइप का हिसिंग टाइप का कैरेक्टर होता है। बाकी जो सेंस ऑफ फुलनेस या प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। बाकी इधर पीछे को छोड़ दो, बाकी इधर पीछे में नॉजिया वॉमिटिंग लिखा हुआ है, एप्रीहेंशन वगैरह लिखा हुआ है, इमोशनल स्ट्रेस लिखा हुआ है। बाकी एग्जामिनेशन के ओटोस्कोपी में वो कुछ भी नहीं मिलेगा। नेस्टाइटिस में एक्यूट अटैक में देखने को मिलेगा, अनअफेक्टेड की तरफ होगा। ट्यूनिंग फोर्टिस में आपको सेंसिटिव हियरिंग लॉस देखने का, पियोटो नोडिमेटिस में आपको सेंसिटिव हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, फ्लैट और फॉलिंग टाइप। लो फ्रीक्वेंसी फैक्टर से क्या देखने को मिलेगा, राइजिंग कब देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी तो फॉलिंग टाइप का आना चाहिए। स्पीच ऑडियोमेट्री द डिस्क्रिप्शन स्कोर आपका गुड होता है, यानी गुड डिस्क्रिमिनेशन स्कोर आपका अच्छा होता है, 55 से 85 है, ठीक है। स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट में कॉम्प्लेन नजर आते हैं, एनी रिक्रूटमेंट टेस्ट पॉजिटिव है, ऐसा ऐसे टेस्ट आपको अच्छा बेटर देन 70% देखने को मिलेगा। उसके बाद टोन टिकेट टेस्ट होता है, टोन टिकेट टेस्ट में आपको टिकेट लेस देन 220 डेसिबल आपको देखने को मिलेगा। बाकी इलेक्ट्रोकोकुलोग्राफी बेस्ट टेस्ट होता है, एसपी ओवर एपी रेशियो देखते हैं 30% नॉर्मल, 30% से ज़्यादा तो मीनियर डिजीज। बाकी कैलोरी टेस्ट में रिड्यूस रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्लियर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर नंबर 1 है कि इफेक्टेड साइड को कम देखने को मिलेगा। बाकी ग्लिसरॉल डिहाइड्रेटिंग एजेंट इंटरनली प्रेशर को कम कर देते हैं, उसके अलावा इंप्रूव कर देते हैं हियरिंग को। बाकी इसका 1.5 मिलीलीटर पर केजी आपने यूज़ करना था। बाकी वेरिएंट ऑफ मीनियर टेस्ट में पहले कॉक्लियर वेरिएंट है, उसमें वेस्टिबुलर हाई ड्रॉप आएगा। उसके बाद ड्रॉप अटैक है, टमाके लोटोलिथिक क्लासेस है, स्टूडेंट ड्रॉप अटैक होता है विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें नो अटैक और नो फ्लक्चुएशन। इसमें ड्रॉप अटैक होगा, कोई फ्लक्चुएशन ऑफ हियरिंग लॉस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे पुश टू द ग्राउंड ऑफ पॉलेक्स देखने को मिलेगा, क्यों होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑटोलिथ मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रिकल और सेक्युलर ड्यू टू चेंजेस इन एंडोलिम्फेटिक प्रेशर, तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। बाकी लैंडमार्क सिम्पटम एचटी भी आ जाएगा। ओके, पहले हियरिंग लॉस होगा, फिर टिनाइटिस होगा, फिर वर्टिगो आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो मीनियर डिजीज है, मीनियर डिजीज तुम्हारा एटियोपैथिक करके, लेकिन जो मीनियर सिंड्रोम है ना, मीनियर सिंड्रोम अगर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मीजल्स की वजह से, सिफिलिस की वजह से देखने को मिल सकता है। ओके, कोगन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। ओके, ऑटोसेक्लोसिस या ऑटोइम्यून फिनोमेना की वजह से हो सकता है, उसको स्कैंड्री कहते हैं। बाकी डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, डायग्नोसिस को आपने 4 में डिवाइड कर देना। ओके, सर्टेन है, डेफिनेटिव है, प्रोबेबल है या पॉसिबल है। ओके, अब सर्टेन के तरफ आपने हिस्टोपैथोलॉजी कर लिया तो निकल गया। बाकी डेफिनेटिव, प्रोबेबल और पॉसिबल की तरफ आ जाते हैं, क्लियर। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, नंबर 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड अगर आपको मिले तो डेफिनेटिव है, अगर डेफिनेटिव एपिसोड मिले तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबल है। और अगर ठीक है, एपिसोडिक वर्टिगो मिले विदाउट हियरिंग लॉस, ओके, यानी अगर वर्टिगो विदाउट हियरिंग लॉस तो वेस्टिबुलर वेरिएंट है। और पॉसिबल में अगर सेंसिटिव हियरिंग लॉस है, फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन कोई एपिसोड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉक्लियर वेरिएंट होगा, ठीक है। तो पॉसिबल का भी सबसे ईजी है, पॉसिबल के तरफ 2 वेरिएंट लिख देना है और सर्टेन के अंदर आपने हिस्टोपैथोलॉजी लिख देनी है, क्लियर। अब आ जाते हैं डेफिनेटिव वर्ड्स के अंदर। तो डेफिनेटिव में 2 वर्टिगो के एपिसोड है, इसमें आपको एक वर्टिगो का एपिसोड देखने को मिलेगा, उसमें एनाटॉमिकल डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस आपको एक में देखने को मिलेगा। बाकी टिनाइटिस ओरल फिलनेस इन द अफेक्टेड ईयर आर ट्रीटेड, बाकी ऑल अदर कॉजेज आर, ठीक है। तो वर्टिगो, हियरिंग लॉस और अपने टिनाइटिस आपने बताना होता है, बस ये है। उसमें 2 आएगा, इसमें 1 आ जाएगा। बाकी स्टेजिंग की तरफ आए तो स्टेजिंग आगे 25 से पहले 25 से नीचे, 26 से लेकर 40 से 41 से लेकर 70, 70 से ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाता है, ट्रीटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। जनरल में ये एक्यूट आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक आ जाएगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएगा। कंजर्वेटिव आएगा, डिस्ट्रक्टिव आ जाएगा और इंटरमीडिएट लो प्रेशर पल्स थेरेपी आ जाती है, ठीक है। तो वहां पहले कंजर्वेटिव आपको मेमोनिक का डेस हुआ कि डिकम्प्रेशन एंडोलिम्फेटिक साइक आ जाएगा, एंडोलिम्फेटिक ऑपरेशन आ जाएगा। ओके, एसिस्टोकोलॉटमी ऑपरेशन आ जाएगा, क्लियर। इसके अलावा सेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर नर्व आ जाएगा, यूज है अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर लबाइन, तो इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव ब्रेसियम लेब्रेंथेक्टमी आ जाएगा, क्लियर। लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल से ओपन होकर थ्रू द मास ट्रांसमेस्टोइड या ओवल विंडो में एंटर होगा तो उसको ट्रांसकिराल रूट बोलते हैं। ओके, इसके बाद है कि इंटरमीडिएट लो प्रेशर पल्स थेरेपी आप लेंगे, जिसको मीनियर डिवाइस थेरेपी कहते होते हैं, ठीक है, ये भी याद हो गया। इसके बाद आगे जाते हैं माइक्रोविक की तरफ जाते हैं। माइक्रोविक क्या कहते हैं, स्मॉल विक होता है जो कि पॉलीविनाइल एसिटेट से बना होता है, क्या ड्रग को डिलीवर करता होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इनर ईयर, ठीक हो गया। तो ये क्या करता होता है, मीनियर डिजीज में जेंडामाइसिन और सर्टेन हेटेरोलोस में स्टेरॉइड को करता होता है, ठीक है, ये तो रट्टा लग गया। एक्यूट जनरल मेजर्स की तरफ आते हैं। जनरल मेजर्स में क्या निमोनिक होता है, कार होता है, सी से क्या हो जाएगा, सी से आपका सेडेशन स्मोकिंग, ओके, ठीक हो गया। बाकी ए से क्या होगा, व्हाइट करना, ऐसे एक्टिविटी को जिसमें ज़्यादा बैलेंस चाहिए व्हाइट करना, आपने साल्ट वाली फूड को व्हाइट करना, आपने स्ट्रेस को व्हाइट करना, व्हाइट आपने क्या करना, ओवर कॉफी टी उनको यूज़ नहीं करना। इसके अलावा आ जाते हैं आर सी का रेशियो आपने करने वाला, एल से क्या होगा, ओके, एल से लो साल्ट डाल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एरिस का भी मोनिक का रिव्यू है, ओके। आर से का रेशियो होने का आई से क्या हो जाएगा, आपके आई से आ जाएगा इंट्रावेनस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट देने होते हैं, बी से आपका बेड रेस्ट हो जाएगा, ओके। बी से वेस्टिबुलर सेडेटिव, जिसमें अगर एग्जांपल आ जाते हैं वेस्टिबुलर सेडेटिव में, ओके, वेस्टिबुलर प्रोकोर और पैराथिन जो दोनों के अंदर आ जाते हैं। बाकी डायमीन हाइड्रोलेट भी यहाँ पे लिखा हुआ। बाकी यहाँ पर जो वेस्टिबुलर डायलेट का तो उसमें
5% कार्बोजन है, जबकि वहाँ पे 5% जब बीटा एस्टीन आ जाएगा, क्लियर। बाकी उसका मेमोनिक होता है हिप्पेर्टेना वायरस है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपने हार्मोनल थेरेपी करने लायक हाइपोथायरायडिज्म को ठीक करना होता है, ओके, हिप्पेर्टेना। ओके, तो ई से क्या होगा, ई से आपका हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ एलर्जन, ओके, एलिमिनेशन ऑफ एलर्जन आप करना है। इसका पी से क्या होगा, हिप्पेर्टेना, ओके, पी से आपका प्रोपेंथिलिन ब्रोमाइड देखने को मिलेगा, ओके। और डी से क्या होगा, हिप्पेर्टेना वायरस, तो डी से क्या होगा, डाययूरेटिक आ जाएगा, डाययूरेटिक लूप डाययूरेटिक है। बाकी वास्कुलर सेडेटिव और डायवर्सिडाइलेटर दोनों कहता कॉमन होते हैं। ऑलमोस्ट मीनियम डिजीज वाला टॉपिक खत्म हो गया, क्लियर। बाकी हम आ जाते हैं ट्यूमर ऑफ मिडल ईयर। तो ट्यूमर ऑफ मिडल ईयर जो ग्लोमस ट्यूमर होता है, जुगुलर बल्ब से निकलेगा, प्रोमोटर से निकलेगा, जुगुलर बल्ब से निकलेगा, डूम ऑफ जुगुलर बल्ब से ग्लोमस जुगुलारी बोलते होते हैं। ग्लोमस जुगुलारी के अंदर क्या होगा, कैरोटिको जुगुलर स्वाइन की रोगन आपको देखने को मिलती है।